हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या G20 से भी अब अलग हो जाएगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन के फैसलों से वैश्विक राजनीति में बहुत बड़ी हलचल। अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर क्या वाकई में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं मालदीव में भारत ने चली बहुत बड़ी चाल, जिस चाल से चीन खा जाएगा मात, बताएंगे। महासागर में ड्रैगन की कैसे मुश्किलें बढ़ा दी है दोस्तों अपने भारत ने, बनाया जबरदस्त प्लानिंग, वही बताएंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध में नया ट्विस्ट देखने को मिला है। अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हुई किम जोंग उनकी सेना कहां गई पता ही नहीं चला, बताएंगे। सबसे बड़ी खबर इसी बीच बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ और बर्बरता को लेकर भारत के मोदी सरकार की तरफ से मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ी नसीहत। दोस्तों सारी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले, बताएंगे। दिल्ली की आखिर महिलाओं ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा दिया वोट, एग्जिट पोल में खुल गया बड़ा राज, बसा वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या G20 से भी अलग हो जाएगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन के फैसलों से वैश्विक राजनीति में मच गई हलचल। दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मोर्चों से दूरी बना रहा है। दोस्तों अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अमेरिका G20 से भी अलग होने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने हाल के दिनों में कई अहम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से हटने या उनकी भूमिका सीमित करने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक स्तर की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने WHO को कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रभावी बताते हुए जनवरी 2025 में इससे अलग होने की घोषणा कर दी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के इस वैश्विक प्रयास से अमेरिका पहले भी हटने का ऐलान कर चुका था और अब ट्रंप प्रशासन ने दोबारा इससे बाहर निकलने का फैसला किया। जी हां, पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर निकल चुका है। वहीं अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, तो अमेरिका ने इस मंच पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए इसी महीने इसकी सदस्यता छोड़ दी। यूनेस्को की बात करें तो ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कार्यकाल में अक्टूबर 2017 में अमेरिका की सदस्यता समाप्त कर दी थी। तब उसने ये कहा था कि यह संगठन इजराइल विरोधी है और भी काफी सारे एजेंसी है जिसको धड़ाधड़ अमेरिका छोड़ता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या G20 से भी अलग हो जाएगा अमेरिका। अब जब अमेरिका ने G20 बैठक में अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजने का फैसला किया है, तो ये अटकलें लगाई जा रही और स्वाभाविक है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस आर्थिक मंच से दूरी बना सकती है। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक है, लेकिन ट्रंप प्रशासन बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका पर लगातार सवाल उठाता रहा है। दोस्तों बता दें, अमेरिकी सरकार के इस फैसले का असर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका इस मंच से हटता है या अपनी भूमिका सीमित करता है, तो इससे चाइना और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, मालदीव में भारत की इस चाल से चीन खा जाएगा मात। हिंद महासागर में ड्रैगन की बढ़ेगी मुश्किलें, एक्सपर्ट ने बताया जबरदस्त प्लानिंग। दरअसल हिंद महासागर में स्थित अपने पड़ोसी मालदीव में चीन की चालबाजी को मात देने के लिए भारत बेहद ही सधी हुई चाल चल रहा है। फरवरी की शुरुआत में जारी अपने नए बजट में मालदीव के लिए अपनी वित्तीय मदद में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। विशेषज्ञों ने इसे क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को पीछे छोड़ने की दिशा में अहम प्रयास बताया है। 1 फरवरी को जारी भारत के 2025 के राष्ट्रीय बजट में मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के 470 करोड़ से काफी ज्यादा है। ये अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सबसे बड़ी वृद्धि है। हालांकि आपको याद होगा दोस्तों, भारत ने पिछले साल के अपने बजट में शुरुआत में ही मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे, लेकिन मालदीव के मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों ने कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया। इसके बाद भारत ने वित्तीय सहायता राशि को घटाकर 470 करोड़ रुपए कर दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि मुइजू के हालिया रुख से पता चलता है कि मालदीव अब समझ रहा है कि भारत वो दुश्मन नहीं है जिसे चुनाव अभियान के दौरान दिखाया गया था। यही वजह है कि मालदीव अब वापस लौट रहा है और नई दिल्ली की तरफ अधिक उम्मीदी से देख रहा है। वहीं नई दिल्ली को भी विश्वास है कि मालदीव के साथ उसके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध न केवल कायम रहेंगे, बल्कि क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भी आगे निकल जाएंगे। इस खबर से आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट जो भी फैसले लेती है, बड़ा ही सोच समझ के और दूरगामी फैसले होते हैं। मानते कि नहीं दोस्तों, आप लोग बताइएगा जरूर। वहीं बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। रहस्यमय ढंग से बड़ा ही मिस्ट्री तरीके से गायब हुई किम जोंग उनकी सेना। आखिर क्या रही वजह है, बता दें। यूक्रेन से महायुद्ध में रूसी सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया की मदद कर रहे
उत्तर कोरियाई सैनिक अचानक युद्ध स्थल से कथित तौर पर गायब हो गए। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने इस सप्ताह रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिक नहीं है। जी हां, NIS का दावा है कि मध्य जनवरी से ही रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों के युद्ध में भाग लेने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। पिछले दिसंबर से लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क भेजे गए थे ताकि रशिया को यूक्रेनी पलटवार के खिलाफ लड़ने में मदद मिल सके। तो उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारी संख्या में हताहत होने के कारण उत्तर कोरियाई सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से हटा लिया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के मुताबिक लगभग 4,000 उत्तर कोरियाई सैनिक या तो घायल हो गए हैं या मारे गए हैं। NIS के मुताबिक ये आंकड़ा 3,000 के करीब है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में इस खबर ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। और किम जोंग जो बिना किसी बड़े युद्ध को किए अपने आप को भांजने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े सुपर पावर कंट्री हैं या वो बहुत पावरफुल हैं, उनकी रियलिटी क्या है दोस्तों, इस खबर ने बता दिया है। जहां उनकी सैनिकों में जरा भी युद्ध लड़ने की क्षमता तो छोड़िए, स्किल्स भी नहीं है। वहीं आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहे चीन से क्या हुई बात, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। दोस्तों, भारत सरकार ने राज्यसभा में बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यरलुंग तसांगपो बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्र पर एक मेगा बांध परियोजना को मंजूरी देने की चीन की घोषणा को संज्ञान में लिया। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को बताया कि भारत ने पहले ही चीन से यह सुनिश्चित करवाने का आग्रह किया है कि ऊपरी इलाकों में किसी भी गतिविधि से निचले इलाकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान चीन के सामने भारत की इस चिंता को उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र की बैठक के लिए मिस्त्री की बीजिंग यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ बर्बरता के बाद भारत की मोदी सरकार ने यूनुस सरकार को दी तगड़ी नसीहत। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास के विध्वंस की कड़ी निंदा की और कहा कि यह भवन बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना और उसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बर्बरता की इस घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। भारत का यह बयान तब सामने आया जब शेख हसीना के भाषण को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को विरोध पत्र सौंपा। ढाका के केंद्र में स्थित इस आवास पर अगस्त 1975 में रहमान समेत उनके परिवार के 7 सदस्यों की शहीद हत्या कर दी गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रकार की तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा वे सभी जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं और बांग्ला पहचान और गौरव का सम्मान करते हैं, वे इस आवास के राष्ट्रीय चेतना में महत्व को भली भांति समझते हैं। दोस्तों, भारत की यह निंदा तब सामने आई जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक राजदूत को एक कड़ा विरोध पत्र सौंपा जिसमें हसीना में के भारत में रहकर भड़काऊ बयान देने पर भारत सरकार से उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। वहीं आपको बता दें, मुजीबुर रहमान के घर तोड़े जाने पर हसीना के विरोधी खालिदा जिया की पार्टी भी भड़की है और बांग्लादेश में इसको बड़ी साजिश बता दिया इन्होंने। जी हाँ, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भड़की हुई है। वहीं हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया की पार्टी BNP ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। BNP नेता हाफिजुद्दीन अहमद ने बंगबंधु शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ को लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कहा है। BNP के इस घटना से नाराजगी और यूनुस सरकार के प्रति नाखुशी ने बांग्लादेश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, तो दूसरी ओर तस्लीमा नसरीन ने भी इस पर अपना गुस्सा दिखाया और कह दिया कि इस्लामिक देश बनाने की है बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता की आखिरी निशानी भी जलकर राख हो गई। रो बांग्लादेश रो। वहीं एक अन्य पोस्ट में लेखिका ने कहा कि अगर लोगों में शेख हसीना के प्रति गुस्सा है तो इस्लामी आतंकवादी बंगबंधु शेख मुजीब के संग्रहालय पर हमला करके उसे क्यों जला रहे हैं? क्या हसीना को देश से बाहर निकालना ही काफी नहीं था? उनका कहना है कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, वहीं बता दें, अगर शेख हसीना की बात करें तो भारत में शेख हसीना के बयान पर यूनुस सरकार भड़कती नजर आई है। भारतीय उच्चायोग से विरोध जताया है। लेटर लिखकर कह दिया है कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। भारत बांग्लादेशी विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कल मंत्रालय में मीडिया को बताया कि उनके मंत्रालय ने शेख हसीना की ओर से सोशल मीडिया सहित अलग अलग प्लेटफॉर्मों का पर लगातार की जा रही झूठी और मनगढ़ंत टिप्पणियों और बयानबाजों पर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान बांग्लादेश में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहा था शेख हसीना ने, आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में शुरू किए गए आंदोलन के पीछे का उद्देश्य असल में मेरी हत्या करना है। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस ने ही शेख हसीना और उनकी बहन की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की यूनुस सरकार भड़कती नजर आई है और भारतीय उप उच्चायुक्त को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, म्यांमार में जुंटा को लगा तगड़ा झटका। अराकान आर्मी ने 6 टाउनशिप पर कब्जा जमाया, सैकड़ों सैनिकों को बनाया बंदी। दोस्तों, म्यांमार में चल रही लड़ाई में सशस्त्र विरोधी
आतंकवादी समूहों को जुंटा शासन के खिलाफ लगातार सफलताएं मिल रही हैं। शोध समूह न्यान लिन थिट एनालिटिका के मुताबिक बीते साल दिसंबर से विद्रोहियों ने 6 टाउनशिप को जुंटा से छीना है और एक क्षेत्रीय कमांड मुख्यालय पर कब्जा किया है। म्यांमार में कई सशस्त्र समूह जुंटा से लड़ रहे हैं। इसमें अराकान आर्मी की भूमिका प्रमुख है। अराकान आर्मी ने पश्चिमी म्यांमार के राखीन राज्य के अपने गढ़ में 4 टाउनशिप मोगंडा, एन गवा और तांगू पर कब्जा किया है। जुंटा को नया झटका देते हुए अराकान आर्मी ने एन शहर में जुंटा की पश्चिमी सैन्य कमान को हरा दिया। अराकान आर्मी ने जुंटा की सेना के सैकड़ों सैनिकों को बंदी भी बना लिया। दोस्तों वहीं बता दें, राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से की बात, 10 साल के फ्रेम वर्क पर काम करेंगे दोनों देश। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ ने फोन पर बात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता विशेष रूप से खुफिया सूचना साझा करने, साजो सामान और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए 10 साल के एक व्यापक फ्रेम वर्क पर काम करने को सहमत हुए हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हेगसेथ ने फोन पर हुई बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बता दें, राजनाथ सिंह जी और हेगसेथ के बीच ये बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हफ्ते भर से कम समय में प्रस्तावित वॉशिंगटन यात्रा से पहले हुई है। हेगसेथ के रक्षा मंत्री पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह की उनसे ये पहली फोन पर वार्ता हुई। तो वहीं बता दें, भारत ने चीन के साथ हासिल की ऐसी उपलब्धि की गदगद हो गया ड्रैगन। बीजिंग के दूत ने की जमकर भारत की तारीफ। आखिर क्यों? बता दें, भारतीय परिवार हमेशा से संस्कृति से बंधे रहे हैं और चीनी परिवारों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। और सबसे बड़ी वजह इस खबर को बताने की यह है दोस्तों कि एक बार फिर से चीन और भारत सोना खपत करने वाले देशों में टॉप 2 स्थान में रहे हैं। बता दें, सोने के उत्पादन के मामले में टॉप 10 देशों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है, लेकिन जिन देशों की स्थिति इस लिस्ट में करीब करीब स्थिर होती है उन्हें आमतौर पर एक बड़ा सोना उत्पादक और खपत करने वाला देश माना जाता है। इसके अलावा दुनिया के ज्यादातर देशों में सोने की कीमत करीब करीब स्थिर और एक समान माना जाता है। जैसे जैसे परिवार अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करते हैं वो सोना खरीदने की कोशिश करते हैं। इस साल सोने का खपत करने वाले देशों की लिस्ट में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और यही वजह है कि चीन भारत की तारीफ की है। दोस्तों भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने ट्वीट करते हुए से भारत और चीन की अनोखी उपलब्धि बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि चीन और भारत दुनिया में सबसे बड़े सोने की खपत करने वाले देश हैं। 2023 में वैश्विक सोने की खपत में इनका हिस्सा आधे से ज्यादा होगा। जी हाँ, आप ये लिस्ट भी देख पा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर तुर्की, 5वें पर यूएई और इसी प्रकार से बाकी देश हैं। लेकिन टॉप 10 में पाकिस्तान तो है ही नहीं। ये हमने आपको क्लियर कर दिया है, वो हो भी कैसे सकता है, लाजमी सी बात है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का दिखा तगड़ा असर। मैक्सिको ने अमेरिका से लगी सीमा पर 10,000 सैनिकों को किया तैनात। दोस्तों मैक्सिको के नेशनल गार्ड सैनिक और सेना के कई ट्रक सियुदाद जुआरेज और टेक्सास के एल पासो को अलग करने वाली सीमा पर बुधवार को देखे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुल्क लगाने की धमकियों के बाद मैक्सिको ने अपने उत्तरी सीमा पर 10,000 सैनिक भेजे हैं। सियुदाद जुआरेज के बाहरी इलाके में नकाबपोश और हथियारबंद राष्ट्रीय गार्ड के सदस्य अवरोधकों के साथ झाड़ियों के बीच से गुजरते देखे गए। तिजुआना के पास भी सैनिकों की गश्ती देखी गई है भारी शुल्क लगाने की। ट्रंप की घोषणा के बाद यह घटनाक्रम हुआ है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला पनामा। आखिर राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने क्या कहा निकलते हुए? दरअसल पनामा औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम से बाहर निकल गया है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने गुरुवार को यह घोषणा की। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पनामा नहर में बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से दबाव बढ़ रहा है। टीओआई के मुताबिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा के हाथ खींचने के कदम को अमेरिकी सरकार के साथ मतभेदों को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि बीजिंग स्थित पनामा दूतावास ने योजना में अपनी भागीदारी को नवीनीकृत न करने के अपने निर्णय के बारे में चीन को आवश्यक 90 दिन का नोटिस दे दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन की पहल में भागीदारी समाप्त करने के पनामा के निर्णय का स्वागत किया है। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ पहुंचे पाकिस्तानी लगाए जय श्री राम के नारे, शासन प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्थाओं से गदगद हुआ पाकिस्तानी दल। दोस्तों संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों लोग संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानियों का जत्था भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा। इस बीच 68 पाकिस्तानी हिंदू संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। ये सभी लोग कल गुरुवार को संगम स्नान या इन पाकिस्तानी हिंदुओं का भारत में 3 दिनों का कार्यक्रम है। प्रयागराज की धरती पर पहुंचते इस सभी पाकिस्तानी हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही मोदी सरकार की व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर कुंभ को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी जिसमें यहाँ की व्यवस्था खराब दिखाई जा रही थी। ऐसा हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। भारत सरकार और प्रशासन की तरफ से बेहतरीन
बेहतरीन सहयोग मिल रहा है। सरकार और प्रशासन का सहयोग और व्यवस्था काबिल तारीफ है। इन पाकिस्तानी हिंदुओं ने वीजा के लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया। जी हाँ, आप भी दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। वहीं बता दें, फ्रांस के मार्जिले में खुला भारतीय वाणिज्य दूतावास। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन 12 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 12 फरवरी को फ्रांस के मार्जिले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम पीएम मोदी की अगले हफ्ते फ्रांस यात्रा के दौरान होगा। मार्जिले, जो फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और भूमध्य सागर के किनारे बसा है, वहाँ भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा पीएम मोदी ने 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान की थी। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ला सेन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि मार्जिले में वाणिज्य दूतावास खोलना भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूत करेगा। यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस के भारतीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के लिए आखिरी सहारा बना चाइना, जिसकी ट्रंप है वजह है। ऐसे में आसिफ जरदारी की मुस्कुराहट के पीछे क्या कहीं मजबूरी तो नहीं? बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस समय चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में जरदारी ने बेहद गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जरदारी की मुस्कुराहट में एक गम और मजबूरी भी छिपी हुई है, क्योंकि अमेरिका से बढ़ती दूरी ने पाकिस्तान को चीन पर निर्भर होने को मजबूर कर दिया है। चीन पाकिस्तान के सैन्य और आर्थिक सहयोग के अलावा जरदारी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने इस्लामाबाद से नजदीकी कम की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से पाकिस्तान से संपर्क नहीं किया है। यह अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते में आई गर्मजोशी की कमी को दिखाता है। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के लिए चीन के साथ संबंध मजबूत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हां, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से मिल चुके हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 12 से 13 फरवरी को अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप से मुलाकात होनी है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने अब तक पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक संपर्क स्थापित नहीं किया। ऐसे में अमेरिका से उपेक्षित महसूस कर रहे पाकिस्तान के लिए चीन एकमात्र सहारा बन गया है। चीन भी इस स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की विदेश नीति पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। दोस्तों वहीं बता दें, रशिया ने सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट पर भारत को दे दिया ललचाने वाला ऑफर। क्या अमेरिकी F-35 का कटेगा पत्ता? दरअसल भारतीय वायुसेना जल्दी ही 100 से ज्यादा फाइटर जेट खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल फाइटर जेट की भारी कमी से जूझ रही है। ऐसे में कई देश भारत को आधुनिक जेट बेचना चाहते हैं। रशिया की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत उसके 5 हैवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 खरीदे। रशिया की ओर से भारत को यह यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि उसका विमान अमेरिका के F-35 से बेहतर है। ऐसे में रशिया ने भारत को अपना अत्याधुनिक सुखोई 57 लड़ाकू विमान बेचने के लिए नया ऑफर दिया है। इस ऑफर को रशिया के अमेरिकी विमान को रेस से बाहर करने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। दोस्तों तो वहीं बता दें, जयशंकर जी की ग्रीक के विदेश मंत्री के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दिया जोर। जी हां, भारत ग्रीक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी और उनके ग्रीक समकक्ष जॉर्ज गैरापेट्राइटिस ने गुरुवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश और संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। ग्रीक के विदेश मंत्री ने संबंधों को मजबूत करने के लिए ग्रीस के उत्साह को व्यक्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत ग्रीस संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं बता दें, पीओके में जैश और लश्कर के साथ हमास कश्मीर को लेकर किया ऐलान। कहा, नरेंद्र मोदी अमित शाह हमारे दुश्मन। जी हां, गाजा के संगठन हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का दौरा किया, जैसा कि हमने आपको कल ये खबर बताई थी, जिसकी नई नई बयानबाजी दोस्तों अब निकलकर सामने आ रही है। हमास सदस्य ने कथित तौर पर बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक भारत विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीओके में हुए इस कार्यक्रम में आतंकी गुट जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर टिप्पणी की। जैश और लश्कर आतंकियों ने इस दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दुश्मन कहकर संबोधित किया। इससे भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। जी हां, और इनके सारे हरकतों पर लगातार सर्विलेंस किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली की महिलाओं ने आखिर किस पार्टी को दिया वोट? इन एग्जिट पोल में खुल गया बड़ा राज। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 8 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित होंगे। दिल्ली चुनाव में वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल के नतीजे तमाम एजेंसियों ने जारी कर दिया है। एग्जिट पोल के विश्लेषण के मुताबिक तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में बड़ी संख्या में सीटों का नुकसान झेलती नजर आ रही है। वोटिंग के एक दिन बाद एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल और सी वोटर एग्जिट पोल नतीजे जारी किए। इन एग्जिट पोल में यह बताया गया कि दिल्ली की महिलाओं और पुरुष ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया है। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देने का चुनावी वादा किया। इसके अलावा और कई तमाम फ्री योजनाओं का ऐलान किया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की महिलाओं को भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी किस पर है ज्यादा भरोसा। तो आपको बता दें, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक 46% वोट भाजपा को मिलने का अनुमान है। महिलाओं का वोट भाजपा को मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को उससे थोड़ा कम 44%
महिलाओं ने समर्थन दिया है, यानी कि अभी भी 2% से भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है दोस्तों। और अगर पुरुषों की बात करें कि पुरुषों की पहली पसंद कौन सी पार्टी है, तो माई इंडिया एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक 50% पुरुष मतदाताओं ने भाजपा को चुना है, जबकि आम आदमी पार्टी को मात्र 40% पुरुष ने चुना है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 7% पुरुष मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रही, यानी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार आगे निकलती नजर आ रही है, यानी कि मोदी की लहर फिर एक बार दिल्ली में छाने वाली है। आप कह सकते हैं कि 27 साल का सूखा समाप्त होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में। जी हाँ, ये सारे एग्जिट पोल के कहने हैं। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। जी हाँ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के साथ विधायकों के फोन करके उन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम नाम और सबूत भी साझा करेंगे। तो दूसरी ओर केजरीवाल ने कहा कि अगर इनकी 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाजपा वाले। वाकई में दोस्तों आम आदमी पार्टी में एक सदमे का माहौल दिखता नजर आ रहा है इन एग्जिट पोल के बाद से। अब वो धड़ाधड़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, 10 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी संघ नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार शाम पश्चिम बंगाल पहुंचे। भागवत जी यहां अपने 10 दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन की संरचना का आकलन करेंगे और संघ के नेताओं के साथ भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। तो वहीं 1 करोड़ वर्कर्स के पेंशन का होगा इंतजाम। एक्शन मोड में मोदी सरकार दोस्तों। बीते 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। इसके तहत गिग वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट समेत कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत हर लेने देन से हुई आय से सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान की 19वीं किस्त इस तारीख को हो सकती है जारी। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के आखिरी तक जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने और अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए बिहार के दौरे पर जाएंगे और तभी प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त को वितरण कराएंगे, यानी कर सकते हैं। इसी बीच दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।